हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिसिन विद मयंक। सो गाइस, यहाँ पे मैंने क्या करने की कोशिश करी है, आरआर जो कि अराउंड 30 to 40 आवर्स का होता है, और एलआरआर जो कि अराउंड 15 मतलब 10 to 12 आवर्स का होता है मेडिसिन का अराउंड। ओके, उसके बीच के गैप को भरने की कोशिश करी है, बिकॉज यू गाइज डोंट हैव टाइम कि अब आप आरआर करो, एलआरआर में दे डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। Okay, so I made my personalized notes and everything. If you want this PDF, okay, you can download it from my Telegram channel, link in description. So let's start. So guys, सबसे पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक इज कार्डियोलॉजी। एवरीवन हेट्स कार्डियोलॉजी, बट कार्डियोलॉजी इज सो मच इजी। ओके, जस्ट आपको अपना व्यू बदलने की जरूरत है कार्डियोलॉजी के अंदर। सो गाइज, यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना करते हुए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। First topic is hypertension in cardiology. Okay, hypertension. What is exactly hypertension? Sustained high BP is called hypertension. Okay, not like this zigzag. Okay, sometimes it's coming 140, sometimes it's coming 90. ऐसे नहीं. Okay, sometimes 130, sometimes 110. Not like that. Sustained high BP is called hypertension. Okay, there are two types of hypertension. Let's suppose I'm a doctor. Okay, there's a patient coming to my clinic and he's saying his BP is around 150 by 90 at home. Okay, but here it's around 120 by 75, so it's in within normal limits. So what we call it masked hypertension. And there's another patient, okay, and he's coming to my clinic. He's saying when he measure his BP at home it's normal. Okay, but when he comes to me and I have white coat. Okay, so there are some patients like उनको डर लगता है कि डॉक्टर के पास जाने से वो डॉक्टर सुई लगा देगा, ऐसे कर देगा। सो दे गोट एंशियस, और थोड़ा सा एंजाइटी अटैक आ जाता है, पैनिक हो जाते हैं। सो in clinic they have high BP. So what is this called? This is called white coat hypertension. So now you know difference between masked hypertension and white coat hypertension. Okay, so BP actually, when you see BP there are two numbers, 120 by 80. What is this called? This called diastolic. Okay, this called systolic, this called diastolic. What is systolic and diastolic? Let's understand with a diagram. Okay, so ये यहाँ पर आपका, यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, एंड दिस इज अयोर्टा। ओके, सो ये वॉल्स जब आपकी स्क्वीज होंगी, ओके, लेफ्ट आर्टरी की, सो जो ब्लड है वो यहाँ पर से यहाँ आएगा। दिस स्क्वीजिंग इज कॉल्ड सिस्टोल। ओके, इसको कहते हैं हम सिस्टोल। एंड जब यहाँ पर हम स्क्वीजिंग करेंगे, यहाँ पे जब ये वाली कॉन्ट्रैक्ट होंगी आपकी मसल्स, एंड जो ब्लड हमारा अयोर्टा के अंदर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल टू अयोर्टा, दैट इज कॉल्ड डायस्टोल। ओके, सो वेरी इजी तरीके से आपने समझ लिया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। इफ ओनली सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी, इफ ओनली डायस्टोलिक और सिस्टोलिक बीपी इज हाई, मतलब इनमें से जो दो वैल्यूज होती हैं 120 बाई 80, इनमें से कोई भी एक वैल्यू आपकी हाई होगी, देन इट्स कॉल्ड आइसोलेटेड हाइपरटेंशन। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाई सिस्टोलिक बीपी। उनके क्या कारण हो सकते हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाई सिस्टोलिक बीपी? So high systolic hypertension can be caused by, mainly it's caused by hyperthyroidism, or high diastolic hypertension it's caused by Cone syndrome or hypothyroidism. Okay, so these are basically one liners. Okay, इतना basic deep में नहीं पूछा जाएगा आपसे. So now let's move on to normal values of BP, hypertension.
सो सिस्टोलिक जो है नॉर्मल, एवरीबडी इज नोस नॉर्मल बीपी कितना होता है 120 से कम, और 120/180, सॉरी 120/80 इट्स नॉर्मल. एलिवेटेड 120 to 129, not 130, 120 to 129, ओके. एंड 80 से कम होना चाहिए सिस्टोलिक बीपी. स्टेज 1 130 to 139, 130 to 139 इन वैल्यूज के ऊपर गाइस ध्यान देना. यहाँ पे 129 है, हेयर 130 to 139 है, ओके. एंड डायस्टोलिक इज 80 to 89, स्टिल 90 से अबव नहीं है. स्टेज 2 के अंदर यू कैन से अबव 140 एंड अबव 90, ओके, अबव 140 एंड अबव 90, और यू कैन ऑल्सो से 140/90, ओके. हाइपरटेंसिव क्राइसिस अबव 180 और 120, और यू कैन ऑल्सो से 180/120 भी बीपी आता है. इफ समवन हैज हैविंग 180/120 you can also call it as hypertensive crisis, okay. Now let's move on to cause of hypertension. So cause of hypertension is, first, if you are not able to find the proper cause, it's called idiopathic. Idiopathic means we don't know the cause, we don't know the cause, okay. Or you can also say essential hypertension. So primary, idiopathic, essential hypertension, these are all same, cause is unknown, okay. Then secondary hypertension, mainly it's caused by CKD, chronic kidney disease, okay, or maybe pheochromocytoma or hyperthyroidism, okay. इनके बारे में we will study in endo chapter, but not now, okay. अभी सिर्फ इतना याद रखो, okay. Then congenital hypertension. Congenital hypertension is like बचपन से ही BP है, like from BP from childhood, okay. So here Golden syndrome, there is a Golden syndrome, okay, Golden syndrome and Liddle syndrome. What is in Golden syndrome? Let us make a diagram, okay, जिससे आपको better understanding होगी. So ये आपका एक नेफ्रॉन है, ओके. सो यहाँ पे क्या होता है, वेट लेट मी ड्रॉ इट अच्छे से, ओके. ये जो है आपका DCT है, DCT, ठीक. और ये वाला जो है आपका, ये वाले जो हैं यहाँ पर जो होते हैं, दिस इज कॉल्ड ENaC चैनल्स, ओके. सो DCT जो है, DCT के अंदर क्या होता है मेनली, यहाँ पे आपका सोडियम का NaCl का दोनों का आपका एक्सचेंज होता है, ठीक है. अगर यहाँ पे ये वाले जो चैनल्स हैं ये ज़्यादा काम करेंगे आपके, सो डेट इज कॉल्ड गोल्डन सिंड्रोम. सो हाई action of NaCl in DCT is called Golden syndrome, and we know high NaCl means high BP, okay. And Liddle syndrome, what is Liddle syndrome? जो ये ENaC channels होते हैं, what is full form of ENaC? Epithelium sodium channel, epithelium sodium channel, okay. ENaC channels शायद आपको अब याद रह जाए थोड़ा सा. एंड हेयर अगर इनकी ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होगी, सो यहाँ से भी सोडियम आपका इंक्रीज होगा, ओके. सो ये भी आपका सोडियम इंक्रीज करेंगे, ओके. सो ये दो सिंड्रोम हैं. अगर किसी बच्चे का बीपी हाई आता है, इफ सम लाइक चाइल्ड इज हैविंग हाई बीपी, देयर आर टू मेजर syndromes you can look for. One is Gordon syndrome, second is Liddle syndrome, okay. Now let's move on to, okay, so high BP is not a problem. प्रॉब्लम ये है कि हाई बीपी की वजह से कुछ होता है, डेट इज द मेजर प्रॉब्लम, ओके. कि उसकी वजह से जो चीज़ें होती हैं, लाइक व्हाट वी कैन से टारगेट ऑर्गन डैमेज, टारगेट ऑर्गन डैमेज, टारगेट ऑर्गन डैमेज, ठीक है. टारगेट ऑर्गन डैमेज वो सबसे पहला जो हार्ट के ऊपर आएगा, डेट इज LVH, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, वो सबसे पहला दिखेगा आपको, ठीक है. उसके अंदर आपका रेटिनोपैथी हो सकती है, आई के ऊपर रेटिनोपैथी हो सकती है, नेफ्रोपैथी हो सकती है, आपका किडनीज खराब हो सकती हैं, यू कैन से एंसेफेलोपैथी हो सकती है. देयर इज अ मेजर हेमरेज इन ब्रेन ऑल्सो, ओके. एंड ऑल्सो इट कैन ऑल्सो लीड टू अर्थरोस्क्लेरोसिस, ओके. ये भी हो सकता है, बाद में जाके MI हो सकता है, माइकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो. और अगर आपको पता लगाना हो, सम पेशेंट इज कमिंग LVH, आपके पास इको की मशीन नहीं है, देयर इज LVH को फाइंड करने के 2-3 तरीके होते हैं. लेट मी टेल यू.
यू कैन जस्ट डू इको, बट हमारे पास तो इको की मशीन नहीं है. सो व्हाट वी कैन डू, ईसीजी मशीन, ईसीजी हर किसी के उसके अंदर होती है. वी कैन चेक एलवीएच बाय शकलो प्रिंसिपल, शोकलो प्रिंसिपल. ओके, शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, बट उसके अंदर व्हाट वी कैन चेक एम्पलीट्यूड ऑफ V1. V1 के अंदर हम S वेव देख लेंगे, ठीक है. V5 के अंदर वी विल सी R वेव. ओके, उनका है ना चेक कर लेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है, कितने बॉक्सेस हैं, छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस होते हैं ना. वी विल चेक डेट, एंड वो अगर 35 से ऊपर आते हैं दोनों मिला के, डेट्स कॉल्ड LVH. ठीक है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है उस पेशेंट को 99% LVH है. ओके, अब चलते हैं गाइस आगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट के बारे में. हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट से पहले पढ़ लेते हैं हम एलिवेटेड बीपी किसको, उसके अंदर क्या क्या हम दे सकते हैं, बट व्हेन वी हैव टू गिव मेडिसिन, एंड कब हमें दवाइयाँ नहीं देनी है. ओके, सो एलिवेटेड के अंदर सबसे पहले 120 to 129 बीपी है. दोबारा से याद रखना, इट्स नॉट 130, इट्स 120 to 129, एंड स्टिल बीपी इज 80 और लेस देन 80. ठीक है, सो एलिवेटेड के अंदर 120 to 129 है. उसके अंदर हम क्या देंगे, वी विल गिव ओनली डैश डाइट, मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देंगे. इफ पेशेंट इज कमिंग टू यू, आपने उसका बीपी चेक किया, 120 to 129 के बीच में आ रहा है, एंड जो डायस्टोलिक बीपी है वो 80 से कम है, सो बट यू विल प्रेफर, आप उसको मेडिकेशन नहीं स्टार्ट करेंगे, यू विल गिव डैश डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. वजन ज्यादा है तो वजन कम कर दीजिए. सबसे हाई इंपैक्ट किसका आता है, ओबेसिटी का. अगर ओबीज है तो प्लीज वजन कम करवाइए, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकता है पेशेंट. ओके, लेसर सोल इनटेक और डैश डाइट दे सकते हैं उसको. ओके, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू सस्टेनेबल हाइपरटेंशन. ओके, मैं चेक कर लेता हूं कहीं मैंने गलत तो नहीं बोला. डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन. ओके गाइज, नया हूं, थोड़ी गलतियां मेरी माफ कर दिया करो. सो डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन इज डैश डाइट. सो स्टेज वन के अंदर 130 to 139 एंड 80 to 89. तो इसके अंदर जो आपका टारगेट हो, अब आपके पास पेशेंट आया, सिनेरियो 2, पेशेंट इज कमिंग टू यू विद स्टेज 1 एंड स्टेज 2 हाइपरटेंशन. ओके, दोनों को लेंगे स्टेज 1. सो एलिवेटेड में व्हाट वी हैव डन, वी हैव गिव ओनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. ठीक है, वो कर देंगे, हो जाएगा कंट्रोल. अगर स्टेज 1 में आता है, स्टेज 2 में आता है, स्टेज 1 का बीपी कितना होता है, स्टेज 1 का बीपी है 130 by 139, और जो डायस्टोलिक है 80 to 89. स्टेज 2 का जो है 140 प्लस है एंड 90 से ज्यादा है डायस्टोलिक. ओके, सो व्हाट वी विल चेक फॉर टारगेट ऑर्गन डैमेज. ठीक है, टारगेट ऑर्गन डैमेज हमने चेक कर लिया. उसके बाद हम ASCVD स्कोर भी चेक कर सकते हैं. ठीक, तो ASCVD स्कोर आपको खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, देयर आर सो मेनी कैलकुलेटर्स या फलाना ढिकड़ा जो भी है. ओके, खुद चेक करने की जरूरत नहीं है, इतनी टेंशन मत लेना. अगर वो 10% से ज़्यादा आता है, और जस्ट लुक फॉर TOD, टारगेट ऑर्गन डैमेज. अगर आता है, मतलब आता है, तो यू हैव टू स्टार्ट ऑन ड्रग्स. अगर वो प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, देन यू हैव टू गिव ओनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. यू विल गिव 3 months ट्रायल. ठीक है, 3 months का ट्रायल देंगे. स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग बंद कर देंगे. ओबीज है तो वजन कम करेंगे, डेट इज वेरी वेरी इफेक्टिव. थर्ड एल्कोहलिक है, वो देखेंगे, उसका स्लीप साइकिल देखेंगे, सारी चीज़ें ठीक है या नहीं ठीक है. उसके बाद अगर 3 months के बाद भी नहीं कम होता है, देन वी विल गो टू ड्रग्स. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू हाइपरटेंशन मैनेजमेंट. तो गाइस, सबका प्यारा हमारा निमोनिक ABCD. ठीक है, तो ए से एस इनहिबिटर्स, बी से एस इनहिबिटर्स, बी से बीटा ब्लॉकर्स, सी से आपका कैल्शियम चैन ब्लॉकर्स, डी से डायरेटिक्स. सिंपल, इतना सिंपल. ठीक, अब इसके अंदर गाइस जो एस इनहिबिटर्स हैं उसमें कौन सी आती हैं, एग्जांपल्स ले लो. रेमिप्रिल आती है, जैसे आपकी एग्जांपल रेमिप्रिल. ओके, सो गाइज, ये वैसे बता दूं मैं, एक बहुत अच्छा आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है. ड्रग ऑफ चॉइस जो है स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस के अंदर हम रेमिप्रिल ही देते हैं. स्पेशली बेस्ट इन डायबिटीज मिलेटस,
ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले क्यों, क्योंकि बिकॉज दिस ड्रग इंक्रीजेज इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड डिक्रीजेज द प्रोटीन्यूरिया। सो इसकी वजह से डायबिटीज मेलिटस के अंदर सबसे फर्स्ट चॉइस होती है हमारी रेमिप्रिल या फिर जो आपके एस इनिबिटर्स होते हैं। ठीक है, नेफ्रोटिक एंड नेफ्रिटिक सिंड्रोम के अंदर और यंग पेशेंट्स के अंदर मेजरली इसको दिया जाता है। अगर समवन इज यंग, सम यंग पेशेंट इज कमिंग टू यू, फर्स्ट यू विल स्टार्ट ट्रीटमेंट विद एस इनिबिटर्स। बीटा ब्लॉकर्स और उनके ऊपर नहीं आप जंप करोगे, फर्स्ट एस इनिबिटर्स आप दोगे। ठीक है, इसके अंदर यूनिलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस भी याद रख लेना, इसके अंदर भी ये जरूरी होता है। ठीक है, इसके अंदर भी आपका ड्रग ऑफ चॉइस है ये। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर वी डू नॉट गिव एस इनिबिटर्स। साइड इफेक्ट इज ड्राई कफ एंड हाइपरकैलेमिया। क्या है साइड इफेक्ट? ड्राई कफ एंड हाइपरकैलेमिया। सो यहाँ पे गाइज इसी के अंदर हमारा आता है ARB, ठीक है, आपका एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक, जिसके अंदर आपके आते हैं आल्टन ग्रुप ऑफ ड्रग्स जैसे लोसार्टन। ओके, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, लोसार्टन। ओके, सो सेम एज इनहिबिटर्स के जैसा काम करते हैं। ठीक है, बस एक चीज अच्छी है, नो ड्राई कफ। ठीक, अब आपके पास दो चीजें हैं। कोई यंग पेशेंट आपके पास आया, सबसे पहले आप चीज चेक करोगे कि अगर वो, लेट सपोज एक गर्ल आती है प्रेग्नेंट है, तब आप नहीं दोगे। ठीक है, अगर आपके पास एक गर्ल आती है जो प्रेग्नेंट नहीं है और उसको बीपी है, सो फर्स्ट यू विल चेक टारगेट ऑर्गन डैमेज है कि नहीं है। पहले तो आप देखोगे कौन से स्टेज में है वो, एलिवेटेड है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 के अंदर है। लेट सपोज स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के अंदर, स्टेज 1 के अंदर अगर वो है, देन आप देखोगे टारगेट ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट है या नहीं है। नहीं है प्रेजेंट, देन फिर से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। प्रेजेंट है, देन हम विल स्टार्ट ऑन मेडिकेशन। सो सबसे पहले आप क्या देंगे? आप देंगे एस इनिबिटर्स से आप स्टार्ट करेंगे। एस इनिबिटर्स अगर काम नहीं करते हैं, देन यू विल एस इनिबिटर्स ऑफ कोर्स काम थोड़ा बहुत करेंगे, बट उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो है ड्राई कफ की। अगर आपके पास पेशेंट दोबारा से एक लेके आता है कि भाई मुझे तो खांसी ही नहीं रुक रही है, देन यू विल गो टू ARB। ठीक है, क्योंकि इसका नो ड्राई कफ, यहाँ पे सेम सारी चीजें इसका काम उसकी तरह है एस इनिबिटर्स का, बस एक ड्राई कफ जो सिम्टम है, इसका साइड इफेक्ट है, वो चीज नहीं आएगा, आपको देखने को मिलेगा। देन वी विल गो टू बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स के अंदर कौन सी आती है? लोल वाली ड्रग्स आती हैं, एग्जाम्पल मेटाप्रोलोल, ठीक है, और बिसोप्रोलोल, एटिनोलोल, जितने भी LOL जिसके पीछे लिखेगा, देज आर बीटा ब्लॉकर्स। सो किसी भी कार्डियक डिजीज के अंदर फर्स्ट चॉइस हमारी होती है, कोई भी कार्डियक डिजीज हो रखी है, देन फर्स्ट चॉइस हमारी होती है बीटा ब्लॉकर्स देने की। ठीक, और बीटा ब्लॉकर्स को आप ये लगा सकते हो लाइक कार्डियक डिजीज प्लस हाइपरटेंशन के अंदर। बस अगर आपके पास पेशेंट आता है, समवन इज हैविंग हार्ट फेलियर और फलान टिकड़ा एनीथिंग, सो गो टू बीटा ब्लॉकर्स। ओके, देन डायूरेटिक्स, पहले सी की बात करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके अंदर आते हैं पाइन वाले, लाइक एम्लोडिपिन। ओके, एग्जाम्पल एम्लोडिपिन वाले ड्रग्स आपके इसके अंदर आते हैं, लाइक पाइन जिसके पीछे दिखेगा ना आपको, वो वाले, ये पाइन जिसके पीछे दिखेगा वो वाले। ये जो है आपका ड्रग ऑफ चॉइस है बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। यूनिलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में कौन सी थी? एस इनिबिटर। बाइलेटरल में कौन सी है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, मेनली इन ओल्ड एज के अंदर पेशेंट आपके पास आते हैं, देन यू विल सी आप कौन सी प्रेफर करेंगे? यू विल प्रेफर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। साइड इफेक्ट क्या होता है गाइस इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, नंबर 1 इज एंकल एडेमा। अगर आपके माता पिता या फिर कोई भी लाइक आपके किसी भी आप बुजुर्ग बंदे को देखोगे, अगर उसको हाइपरटेंशन है, आप उसकी शिन को ऐसे दबा के देखना, यू विल नोटिस देयर इज एन एडेमा, हल्का सा एडेमा आपको देखने को मिलेगा वहां पे। ठीक है, उसके बाद गाइस आते हैं डायूरेटिक्स के ऊपर। डायूरेटिक्स एग्जाम्पल थाइजाइड्स हम इसके अंदर देते हैं, मेनली इज प्रेफर्ड फॉर हाइपरटेंशन। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है गाइस इसका? ठीक है, साइड इफेक्ट इज हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है उसको। ठीक,
हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है, हाइपर यूरेसीमिया हो सकता है। ठीक, हम मेनली डायरेटिक्स का इतना यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, बट सिंपल सा है, काफ़ी कई बार अनकंट्रोल हाइपरटेंशन होती है, तब जाके हम यहाँ पे थायजाइड्स या फिर आपका डायरेटिक्स देते हैं। उसके बाद स्पाइनोलेक्टोन की बात है गाइस। स्पाइनोलेक्टोन, स्पाइनोलेक्टोन इज यूज्ड फॉर रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन। यू ट्राइड एस इनहिबिटर, ARB, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, थायजाइड्स आपने दे दिया, देन आखिर के अंदर व्हाट you will do, you will give spironolactone. Okay, so this is an potassium sparing diuretics. Okay, aldosterone receptor antagonist. अगर आपको एक्चुअली में इसका जानना है, यू विल स्टडी दिस इन फार्माकोलॉजी पार्ट, रास सिस्टम के अंदर आप ये पढ़ सकते हैं। इफ़ यू वांट कि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं, जस्ट कमेंट करो, आई विल प्रिपेयर दैट वीडियो, बिकॉज अगर वो वीडियो मैं बनाने लगूंगा, दैट वीडियो अलोन इज लाइक 1 hour लॉन्ग, अगर आपको सारी चीज़ें समझाने बैठूंगा मैं। ओके, दिस इज एन रिविजन फेस। सो अदर अल्फा 2 एगोनिस्ट हम दे सकते हैं। सो आपने स्पाइनोलेक्टोन भी दे के देख लिया, आपने हर चीज़ देख के देख ली, स्टिल बीपी नहीं कंट्रोल आता है, देन यू विल गिव अल्फा 2 एगोनिस्ट, एग्जाम्पल क्लोनिडिन। और इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। व्हाट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन? लेट सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है, खड़ा होने के बाद, सॉरी नहीं यार, डायग्राम से समझाते हैं, आई गेस डायग्राम ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट सपोज यहाँ पे ये एक पेशेंट है, पेशेंट ए। सो जो पेशेंट ए है उसका क्या होता है कि जब वो बेड पे रात को सोया हुआ है, लेट सपोज, ठीक है, ये हमने उसका बिस्तर बना दिया, तो बेड पे सोया हुआ है। जब ये यहाँ पर खड़ा होता है तो खड़े होते ही उसका जो SBP है वो 20 पॉइंट से फॉल हो जाता है, डायस्टोलिक BP है वो 10 पॉइंट से फॉल हो जाता है, एंड उसको डिजीनेस आता है, चक्कर आके गिर सकता है। इसके अंदर जो मेनली पेशेंट्स होते हैं वो आपके एल्डरली एज के हो सकते हैं। अगर उनके साथ ये प्रॉब्लम होगी, वो फॉल हो गए, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ पेशेंट। ओके, सो सबसे बुरी चीज़ है जो एक पेशेंट के साथ हो सकती है वो है फॉल, उसका सर फट सकता है, एंड देयर सो मच कॉन्सिक्वेंसेस। तो आप नहीं चाहते वो हो, तो व्हाट यू विल सजेस्ट योर पेशेंट कि जब आप क्लोनिडिन अगर उसको दे रहे हैं अपने पेशेंट को, तो कहिए कि आप जब भी क्या कहते हैं, जब रात को सो के उठें, तो पहले लगभग 4-5 मिनट आप बैठें, ताकि जो आपका ब्लड जो आपका एकदम से पाँव के अंदर जाना है वो धीरे धीरे करके या फिर थोड़ा सा अपना इसके अंदर सर्कुलेशन के अंदर वापस आ जाए, ठीक है, ताकि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ना हो। अगर आपको इसके ट्रीटमेंट के लिए देनी है, सो सबसे पहले अगर आपका पेशेंट उसके बाद भी आपको कंप्लेन करता है ज़्यादा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, यू विल स्टॉप द ड्रग एंड ट्रीट इट विद मिडोड्रिन। ओके, इसका भी ट्रीटमेंट है, दैट इज मिडोड्रिन। ओके, एंड उसके बाद एक ड्रग आती है गाइज, ये याद रखना, मिथाइल डोपा। इफ प्रेगनेंसी के अंदर आपके पास पेशेंट आता है, सो दिस इज द ड्रग you can give in pregnancy, methyl dopa. Okay, it's the safest drug in pregnancy. Okay, now let's see malignant hypertension. What is malignant hypertension? BP is so much high, it's more than 180/120, ठीक है, साथ में इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी हाई है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर आप कैसे चेक करोगे? ठीक है, आप आइस के अंदर चेक करोगे। आइस के अंदर आपको देखो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क, यू विल चेक ऑप्टिक डिस्क, यहाँ पे देखो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, एकदम नॉर्मल है। यहाँ पे आप देखोगे अगर इनको वेट एक मिनट, यहाँ पे देखो ब्लड दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का ब्लड डिस्क मार्जिन्स। ओके, इफ यू विल सी दिस इज इंडिकेशन ऑफ हाई ICP बढ़ा हुआ है, ठीक है, दैट्स हाउ यू विल सी high ICP. So what is malignant hypertension? BP is more than 120/180, sorry 180/120 plus increased ICP. Also fibrinoid necrosis of blood vessel. This will cause fibrinoid necrosis of blood vessels. तो fibrinoid necrosis of blood vessel में आपको क्या दिखाई देगा? देखो इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे ओनियन अपील, इसको क्या कहते हैं हम? ओनियन पील अपीयरेंस, ठीक है, क्या दिखाई देती है हमें यहाँ पे हमें दिखाई देती है ओनियन पील अपीयरेंस, ठीक है।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आपके पास एक पेशेंट आया, उसका बीपी 180, एस बीपी इज 180, डायस्टोलिक बीपी इज 120 प्लस। सो ये तो हाइपरटेंशन क्राइसिस का पेशेंट है एंड यू हैव टू एक्ट फास्ट। सोचने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो व्हाट यू विल डू, आप सबसे पहले चेक करोगे टारगेट ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट है या नहीं है। टारगेट ऑर्गन डैमेज अगर अब्सेंट है, नहीं है टारगेट ऑर्गन डैमेज, देन यू हैव 48 हावर्स, आपके पास 48 घंटे है। यू हैव 48 हावर्स, ठीक है। यू हैव टू कंट्रोल बीपी इन नेक्स्ट 48 हावर्स। आराम से आप कर सकते हो कंट्रोल, ओके। बट अगर टारगेट ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट है, हेयर टीओडी इज प्रेजेंट, सो दिस इज एन स्टेट ऑफ हाइपरटेंशन इमरजेंसी। सो हाइपरटेंशन इमरजेंसी यहाँ पे आपके कुछ केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट वाज इन प्री एक्लेम्सिया इन प्रेग्नेंट वुमेन्स, 20 वीक प्रेगनेंसी प्लस प्रोटीनयूरिया, यू विल चेक, दिस इज कॉल्ड प्री एक्लेम्सिया। 20 week pregnant plus proteinuria plus patient having seizure. She is pregnant of 20 weeks plus proteinuria plus she is having seizures. This is called eclampsia. Then pheochromocytoma, tumor of adrenal medulla. This is called pheochromocytoma. या फिर aortic dissection हो चुका है, tear in aorta. ओके, आपको इन चीज़ों के लिए लुक करना है। सबसे पहली बात, टारगेट ऑर्गन डैमेज है। उसके बाद आपको चेक करना है कि इन चारों में से कोई कंडीशन है या नहीं है। दिस 4 कंडीशंस के अंदर से प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट है तो कंट्रोल बीपी इन विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर आपको कंट्रोल करना है। यू कैन यूज दिस मेडिकेशन, दैट इज निकार्डिपिन, लेबेटालोल और नाइट्रोग्लिसरीन, ओके। इफ अगर एब्सेंट है देन कंट्रोल बीपी इन 24 हावर्स। बट इन 24 हावर्स के अंदर आपको बीपी डिक्रीज बीपी बाय 25% इन 1 आवर, विद इन 1 आवर। अगर देखो सिंपल सी बात है, 200 वाला पेशेंट आपके पास आता है, 200/20 वाला पेशेंट आता है आपके पास। सो योर गोल शुड बी 1 विद इन नेक्स्ट आवर, ठीक है, विद इन 1 आवर, ठीक है। इस पेशेंट का आपको बीपी इतना लेके आना है किसी तरीके से, ओके, एंड यू कैन यूज दी सेम मेडिकेशंस, ओके। सो टारगेट बीपी क्या होना चाहिए ओनली हाइपरटेंशन का अगर आपका आता है, वैसे दिस इज एन अलग क्वेश्चन, ओके। टारगेट बीपी ओनली हाइपरटेंशन का, दैट योर टारगेट शुड बी लेस देन 140/90। हाइपरटेंशन प्लस डायबिटीज मेलिटस का आता है, देन आपके पास मतलब ओनली हाइपरटेंशन का आता है तो 140/90 से कम आपको लेके जाना है, ठीक है। इफ हाइपरटेंशन बाय प्लस डायबिटीज का पेशेंट आपके पास आता है, योर टारगेट शुड बी लेस देन 130/80, बिकॉज वहाँ पे जो ऑर्गन्स है और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपके पेशेंट को साथ में डायबिटीज भी है, ओके गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर ऑफ हाइपरटेंशन। लेट्स नाउ मूव ऑन टू right ventricle failure and left ventricle failure. So guys, let's start with right ventricle failure and left ventricle failure. Okay, so इस डायग्राम से guys हम समझते हैं, ठीक है, आई गेस आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। सो इस डायग्राम से समझते हैं कि राइट वेंट्रिकल फेलियर क्या होता है एग्जैक्टली। सो लेट्स सपोज करते हैं ये राइट वेंट्रिकल है, अगर ये फेल हो जाता है या फिर किसी वजह से इसकी जो ये यहाँ पे वॉल्स हैं दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग नाइसली, सो व्हाट कैन हैपन। सो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो एक्यूमुलेट होगा राइट एट्रिया के अंदर, ओके। सो यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, सो वो यहाँ पे भी एक्यूमुलेट स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा में स्टार्ट होगा, सुपीरियर वेना कावा के अंदर स्टार्ट होगा। अगर सुपीरियर वेना कावा के अंदर देयर इज अ accumulation of so much blood, so we can say there is an high JVP, ठीक है। JVP जो है वो हाई रहेगा, जुगुलर वेन प्रेशर इज हाई। उसके बाद इंफीरियर वेना कावा के अंदर अगर स्टार्ट होगा, ठीक है, सो यहाँ पर वो आपका हेप्टिक वेन के अंदर भी स्टार्ट होगा, सो जाके वो लीवर के अंदर भी स्टार्ट होगा, सो हिपेटोमेगैली भी हो जाएगी, ठीक है, हिपेटोमेगैली। उसके बाद वो यहाँ पर से होते हुए आपका एंकल्स में, आपका यहाँ पे लेग्स के अंदर भी आपका स्टार्ट होगा एक्यूमुलेट होना, ठीक है। वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा तो एडेमा भी दिखाई देगा हमें, एंकल एडेमा या शीन एडेमा जिसको आप कह सकते हो। उसके बाद वो आपका यहाँ पे स्टमक के वहाँ पे भी
आपका एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस कैन ऑल्सो लीड टू एसाइटिस। ठीक है, सो दिस इज हाउ लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर आपके सामने होगा। ठीक है, आपके सामने दिखेगा। सो अगर कार्डियक आउटपुट की बात करें, कार्डियक आउटपुट विल बी लो। ठीक है, पल्मरी कैपिलरी वेज प्रेशर, व्हाट इज PCWP? जो लेफ्ट एट्रिया का जो प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर इन लेफ्ट एट्रिया, LA प्रेशर कह सकते हो आप। ठीक है, और यू कैन से यहाँ पे PCWP ये आपका लेस होगा, दैट इज पल्मनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। ठीक है, ये भी आपका लो होगा। ठीक है, उसके बाद हिपैटिक इन्वॉल्वमेंट होगा, हिपैटोमेगैली जैसा हमने डिस्कस किया, इट्स प्रेजेंट। एसाइटिस भी होगा। हिपैटोजुलर रिफ्लेक्स, व्हाट इज हिपैटोजुलर रिफ्लेक्स? सपोज करते हैं यहाँ पे कितना सारा ब्लड हमारा एक्यूमुलेट हो गया है यहाँ पे लीवर के अंदर। सो जब हम यहाँ पे ऐसे पुश करेंगे लीवर के अंदर, तो ये जो है ब्लड जो है आपका यहाँ से ऐसे ट्रेवल करता हुआ जाएगा, यहाँ पर से तो आगे जा नहीं जा रहा। सो ये यहाँ से ऐसे जाता हुआ दिस विल गो टू जुगुलर वेन्स। सो जुगुलर वेन JVP हमारा इंक्रीज होगा। सो क्या होगा, हम जब हिपैटोमेगैली मतलब सॉरी जब हम लीवर के ऊपर फर्म प्रेशर देंगे तो वो स्क्वीज होगा, वहाँ पर से जो ब्लड है आपका वो सीधा जाके जुगुलर वेन्स का प्रेशर बढ़ा देगा। डेट इज कॉल्ड आपका हिपैटिक जुगुलर रिफ्लेक्स। ओके, उसके बाद गाइस JVP जो है वो इंक्रीज होगा, ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा। उसके बाद पेरिफेरल एडेमा या एंकल एडेमा आप कह सकते हो, वो हमें यहाँ पे मिलेगा। लंग फाइंडिंग्स क्या होंगी? सो सबसे पहली बात, लेस पल्मरी एडेमा नहीं मिलेगा इसके अंदर, बिकॉज यहाँ पर से तो जा ही नहीं रहा है ना, यहाँ पे तो प्रेजेंट, यहाँ पे तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे नो एडेमा, तो यहाँ पे एडेमा नहीं मिलेगा हमें, या यू कैन से लेस एडेमा। ठीक, बिकॉज देयर आर ऑल्सो फ्यू अदर्स लाइक कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपका RVF हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। एग्जाम्पल पल्मोनरी ओलिगेमिया, यहाँ पर चलो वो तो हमें दिख गया। एग्जाम्पल कोर पल्मोनोली, व्हाट इज कोर पल्मोनोली? इसके अंदर कोई क्रोनिक पल्मोनरी पैथोलॉजी होती है। लेट्स सपोज जो यहाँ पे लंग्स हैं ये किसी तरह स्टिफ हो गए। ठीक है, यू कैन से स्टिफ मतलब हार्ड हो गई इनकी वॉल। ठीक है, हार्ड हो गई वॉल, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल हार्ड हो गई। सो यहाँ पर जो है ब्लड का फ्लो नेगेटिव हो गया। अब देखो ट्रैफिक जैम यहाँ पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर आपका ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट होगा और अल्टीमेटली ये RV के ऊपर जाके असर डालेगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर करवा देगा। सो ड्यू टू एनी क्रोनिक लंग पैथोलॉजी लंग बिकम स्टिफ, स्ट्रेन ऑन RV, जिसकी वजह से RVH होगा, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होगी, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल फेलियर भी होगा। ओके गाइस, ऑस्कल्टेशन में व्हाट यू कैन फाइंड, क्लियर लंग साउंड्स हमें दिखाई देगी। इफ यू विल ऑस्कल्टेट दिस पेशेंट you will find clear lung sounds. Congestion is systematic, not pulmonary, because here congestion is systematic, pulmonary नहीं है वो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हम समझते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर को। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर को गाइस LVF इज ऑल्सो इक्वल टू हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर को भी LVF कहा जाता है। ठीक है, अब सपोज करते हैं यहाँ पर से हमारा एओर्टा के अंदर जाना था आपका, अब LVF हो गया, यहाँ पर ये खराब हो गई मसल्स। ठीक है, तो यहाँ तो नहीं जा रहा है। अब जो जहाँ पे हमारा इंक्रीज होगा ब्लड, यहाँ पर होगा, 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 लंग्स में बहुत सारा होगा, देयर सो मच ब्लड इन लंग्स। सो व्हाट विल हैपन? सो LA के अंदर हमने किया क्या था, PCW पल्मरी, मेरे को भी खुद नहीं याद रहता, पल्मरी कैपिलरी वेज प्रेशर PCWP विल इंक्रीज। ओके, PCWP इंक्रीज होगा यहाँ पे आपका। ओके, या फिर आप LA प्रेशर कह सकते हो, वो भी इंक्रीज होगा, दोनों सेम ही चीज़ें हैं एक्चुअली के अंदर। सो ये इंक्रीज होगा, यहाँ पर से ब्लड इकट्ठा हो रहा है, यू विल फाइंड पल्मोनरी एडेमा। ठीक है, लंग्स के अंदर भी आपको एडेमा दिखाई देगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर इकट्ठा होगा, फिर जाके वो धीरे 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 काफ़ी टाइम हो जाएगा, देर इज़ लाइक हमने इसको ट्रीट नहीं किया, सो यहाँ पे भी इकट्ठा स्टार्ट होगा एंड ये हमारा राइट वेंट्रिकल को भी खराब कर देगा. सो व्हाट यू कैन से, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर कैन लीड टू RVF, राइट वेंट्रिकल फेलियर ऑल्सो. ओके, अगर वहीं पे हम कार्डियक आउटपुट की बात करें, दोनों के अंदर लो था, RVF के अंदर भी लो था, LVF के अंदर भी लो होगा. पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर की बात करें, यहाँ पर जो था यहाँ पर लो था, यहाँ पर हाई होगा. ओके, हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट की बात करें गाइस, वहाँ पे हेपेटोमेगैली थी, यहाँ पर लेटर सेकेंडरी टू RVF. व्हाट आई सेड, यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे पहले आपका RVF होगा लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, तो धीरे धीरे करके वो RVF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर कैन लीड टू और फाइनली लीड टू, मतलब अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है तो राइट वेंट्रिकल फेलियर होगा ही होगा. ठीक है, तो सेम टू सेम आपके राइट वेंट्रिकल फेलियर वाले इसके अंदर दिखाई देंगे, बट इट विल बी लेटर आफ्टर लाइक 6 months और मे बी अ ईयर लेटर इट विल. सो लेटर सेकेंडरी टू RVF, ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या होगा, JVP हाई आएगा, बट नॉट इन अर्ली केसेस, लेटर आएगा, बाद में आएगा. ठीक है, पेरिफेरल एडेमा, एंकल एडेमा, यस ये भी होगा गाइस. उसके बाद पल्मोनरी एडेमा विद बाइलेटरल बेसल कैपिटेशन. व्हाट इज बाइलेटरल बेसल कैपिटेशन, जैसे लंग्स है मेरे, ठीक है, जगह है तो बना लेते हैं, यहाँ जगह है, तो ये लंग्स है मेरे. तो लंग्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा करना स्टार्ट हो जाएगा. व्हेन आई विल ऑस्कल्टेट, जब मैं यहाँ पे अपना स्टेथ रखूंगा एंड कहूँगा पेशेंट को कि एक थोड़ी लंबी सांस लो, बट आई विल सी, मेरे को वहाँ पे गुड़ गुड़ की आवाज़ आएगी, गुड़ गुड़, जब आप स्ट्रो से पानी के अंदर फूक मारते हो, देस गुड़ 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 की आवाज़. ओके, डेट इज कॉल्ड क्रेपिटेशंस. So bilateral basal crepitation because both lungs are affected. So bilateral basal crepitation with pulmonary edema. ओके, पल्मोनरी एडेमा मतलब लंग्स के अंदर एडेमा, लंग्स के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो गया, डेट इज कॉल्ड पल्मोनरी एडेमा. दोनों के अंदर हुआ है, बाइलेटरल हो गया. ठीक है, प्लस आप जब यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे व्हेन यू विल ब्रिंग स्टेथोस्कोप, ठीक है, तब आपको सुनाई देगा, स्टेथोस्कोप बना ही देते हैं अच्छे से, ठीक है, तब आपको सुनाई देगा, हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है गैस, सो तब आपको सुनाई देगा क्या, गुड़ गुड़ सुनाई देगा, डेट इज कॉल्ड क्रेपिटेशन. ओके, सो यहाँ पे देर इज वन मोर थिंग, यू कैन सी कफ विद स्पूटम भी होगा, यहाँ पे कफ करेगा पेशेंट बार बार, बिकॉज ऑफ कोर्स पल्मोनरी एडेमा हो चुका है वहाँ पे, एंड उसके साथ वहाँ पे स्पूटम के अंदर आपको पिंक फ्रोथी स्पूटम, जिसके अंदर आपको खून भी दिखाई देगा, खून वाली खांसी यू कैन से, ठीक है, पिंक फ्रोथी स्पूटम उसके अंदर दिखाई देगा आपको. ओके, डिस्पनिया होगा, डिस्पनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसके अंदर आपको दिखाई देगा PND. व्हाट इज PND गाइस, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया. PND के बाद ऑर्थोपनिया होगा. व्हाट इज PND एग्जैक्टली, सो PND के अंदर लेट्स सपोज अ पेशेंट, ठीक है, ये पेशेंट है, सो दिस पेशेंट इज गुड, लाइक यू कैन से 70-year-old का पेशेंट है. ओके, ही हैज़ LVF. सो जब ये खड़ा होता है तो ब्लड जो है आपका, ब्लड यहाँ पे होता है, ठीक है, पाँव के अंदर मेजोरिटी ऑफ ब्लड, बट व्हेन ही गोज टू स्लीप, ठीक है, तो ये जो ब्लड है ये यहाँ पर आपका वापस हार्ट की तरफ आने की कोशिश करेगा. ठीक है, आफ्टर 2 to 2.5 hours he will develop dyspnea. आफ्टर सुपाइन पोजीशन में जाने के बाद he will develop dyspnea. This is called PND, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया. ठीक है, अब अगर ये पेशेंट, अगर मैं इस टाइम हटा दूं, ठीक है, ये टाइमिंग हटा के इफ आई से ये पेशेंट इसमें गया एंड जाते ही जस्ट आफ्टर गोइंग टू सुपाइन पोजीशन, ओके, जस्ट आफ्टर गोइंग टू सुपाइन पोजीशन, ज़्यादा टाइम ना लगा तो विद इन 1 or 2 minutes और विद इन 5 minutes ही डेवलप डिस्पनिया. दिस इज कॉल्ड ऑर्थोपनिया. ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया पेशेंट के ऊपर एंड ही डेवलप्ड ऑर्थोपनिया. सो अब आपको समझाते हैं PND एंड वेट. सो
पीएनडी एंड आपका ऑर्थोपनिया के अंदर क्या वो है, इसमें जो है पेशेंट डेवलप डिस्पनिया आफ्टर 2 to 2.5 हॉर्स, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में जाएगा आफ्टर 2 to 2.5 हॉर्स के बाद होगा, इसमें जस्ट आफ्टर गोइंग इन सुपाइन पोजीशन, ओके, विद इन 5 मिनट्स, ओके, सो यहाँ पे यू कैन से डैट विद इन 5 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। तो आई गेस आपको समझ में आएगा पैराक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया एंड ऑर्थोपनिया के बीच का क्या डिफरेंस है। उसके बाद गाइज आते हैं ऑस्कल्टेशन के ऊपर। ऑस्कल्टेशन करोगे तो लंग्स के अंदर ऑफ कोर्स विद क्रेपिटेशन, जो आरवीएफ था, आरवीएफ के अंदर हमारा पल्मोनरी एडिमा नहीं दिखाई देता है, तो आरवीएफ के अंदर हमें क्लियर लंग्स फील्ड दिखाई देंगे। आरवीएफ कैन नॉट लीड टू आर, एक और चीज याद रखना गाइस, वन मोर थिंग, ठीक है, आरवीएफ से एलवीएफ नहीं होता है, बट एलवीएफ विल लीड टू आरवीएफ इन फ्यूचर फॉर श्योर, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ओके, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद हमें यहाँ पर जो था आपका, हम जब ऑस्कल्टेट कर रहे थे तो ऑस्कल्टेट के अंदर आरवीएफ के अंदर हमें क्या दिखाई दिया था, राइट वेंट्रिकल फेलियर के अंदर क्लियर लंग फील्ड दिखाई दी थी। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के अंदर हमें क्या दिखाई दिया था, देयर इज बाइलेटरल क्रेपिटेशन, बेसल क्रेपिटेशन, बेसल मतलब बेस के ऊपर, बाइलेटरल बेसल क्रेपिटेशन बेस के ऊपर दिखाई देगा आपको, ठीक है। उसके बाद कफ विद स्पूटम, पिंकी, फ्रोथी स्पूटम, डिस्पनिया, पीएनडी, ऑर्थोपनिया, पीएनडी एंड ऑफ कोर्स एक और चीज होती है गाइस, प्लेटिपनिया। व्हाट इज प्लेटिपनिया? पीएनडी के अंदर क्या हो रहा था, व्हेन पेशेंट इज गोइंग टू सुपाइन पोजीशन, स्टैंडिंग से सुपाइन में जब जा रहा था, ही इज डेवलपिंग डिस्पनिया। बट हेयर क्या है, पेशेंट इज डेवलपिंग डिस्पनिया एट स्टैंडिंग पोजीशन, मतलब खड़ा है पेशेंट जो आपका है, स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है, तब उसको डिस्पनिया है। जब वो आपका लेट रहा है, देन व्हेन ही इज गोइंग टू सुपाइन पोजीशन, ही इज डेवलपिंग नो डिस्पनिया, ठीक है। डिस्पनिया कब है प्लेटिपनिया के अंदर, जब पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है, सुपाइन पोजीशन में नहीं है, बस। पीएनडी का उल्टा इज कॉल्ड प्लेटिपनिया, बस सिंपल सा है। सो गाइस, दिस इज हाउ राइट, नाउ यू मास्टर्ड राइट वेंट्रिकल फेलियर एंड लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, ओके, आई गेस आपको समझ में आएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हार्ट फेलियर, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हार्ट फेलियर के बारे में। तो गाइस, हार्ट फेलियर के मैंने अभी आपको एलवीएफ में आई सेड हार्ट एलवीएफ इज इक्वल टू हार्ट फेलियर, ओके। तो जो क्लिनिकल फीचर्स वी विल सी इन एलवीएफ, वी विल ऑल्सो सी दोज फीचर्स इन हार्ट फेलियर, ठीक है। सो व्हाट इज एलवीएफ? Less pumping of oxygenated blood according to demand of body. You can either say it left ventricle failure or heart failure. Okay, ठीक है। आगे चलते हैं। एटियोलॉजी सबसे कॉमन है गाइस, सबसे कॉमन है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ओके, CAD। CAD की वजह से यू कैन से LVF होता है, देन फ्रॉम LVF देन इट लीड्स टू RVF, ठीक है, जैसा हमने डिस्कस किया लास्ट चैप्टर के अंदर। और यू कैन से अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, इफ समवन हैज हाइपरटेंशन, ही इज नॉट टेकिंग मेडिकेशन, कोई कुछ चेंज नहीं कर रहा है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, कार्डियोमायोपैथीज और वैल्वुलर डिजीजेस, ओके, अलग अलग कारण हो सकते हैं, मेनली मोस्ट कॉमन CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ओके। सो सबसे पहले गाइस समझते हैं व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन व्हाट इज दिस, ठीक है। सो गाइस हियर मैंने आपको बताया फर्स्ट हाइपरटेंशन वाले चैप्टर के अंदर वी रीड लेफ्ट एट्रिया का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो यहाँ से ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, डेट इज कॉल्ड डायस्टोल, ओके, डायस्टोल। जो ये ब्लड यहाँ पर आया, ओके, अमाउंट ऑफ ब्लड इन LV एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या कहते हैं इसको? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल की हमारी जो
यहाँ पे वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, सिस्टोल। मतलब यहाँ से एलवी से लेफ्ट वेंट्रिकल से जब अयोर्टा में जाएगा सिस्टोल के दौरान, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड पंप्ड इन अयोर्टा ड्यूरिंग सिस्टोल दिस इज कॉल्ड सिस्ट्रोक वॉल्यूम, एसवी। सो दो कंसेप्ट आपके समझ में हो गए, एंडास्टिक वॉल्यूम, ठीक है, ईडीवी एंडास्टोलिक वॉल्यूम एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, सो इजेक्शन फ्रैक्शन इज एसडीवी बाय एंडास्टोलिक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल, ठीक है। सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या था हमारा, ठीक है, अयोर्टा के अंदर कितना ब्लड गया, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम, अयोर्टा के अंदर कितना ब्लड गया फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल टू अयोर्टा। और यहाँ पे एंडास्टोलिक वॉल्यूम, डायस्टोल के एंड के अंदर जितना लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड बचा, ठीक है, उसको ईडीवी कहते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं गाइस। कंसेप्ट आई गेस आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट इजेक्शन फ्रैक्शन का। देन नाउ मूव ऑन टू हार्ट फेलियर। सो इजेक्शन फ्रैक्शन इफ लेस देन 40 that is called reduced type of heart failure. Okay, heart failure with reduced ejection fraction. If it's between 41 to 49, heart failure with mid-range ejection fraction. More than 50, heart rate with preserved ejection fraction. यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, डायस्टोलिक फेलियर की वजह से प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन होता है। डायस्टोलिक मतलब आपका ये वाला जो है लेफ्ट एट्रिया की कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है मसल्स अच्छे से, इस वजह से आपका प्रिजर्व्ड वाला जो है वो आपका यहाँ पे हार्ट फेलियर होता है। उसके बाद गाइज मोस्ट कॉमन की बात की जाए तो मोस्ट कॉमन ये वाला है हार्ट फेलियर, रिड्यूस्ड वाला होता है। सिस्टोलिक फेलियर यहाँ पे मोस्ट कॉमन इसका कॉज होता है, ठीक है, सिस्टोलिक फेलियर की वजह से। सिस्टोलिक फेलियर द्वार से ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल की जब मसल्स पुश होती हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या करेंगे, सेम एज एलवीएफ। कितना इजी है, हार्ट फेलियर सेम एज एलवीएफ। एलवीएफ के अंदर क्या हमें दिखाई दे रहा था, S3 गैलप रिदम हमें दिखाई दे रही थी, ठीक है। आई गेस ये गैलप रिदम हमने नहीं डिस्कस करी थी यहाँ पर, बट यहाँ पे टेकिपनिया भी होगा ऑस्कल्टेशन के गाइस दौरान। हार्ट के अंदर S3 गैलप रिदम दिखाई देगी। व्हाट इज गैलप रिदम, टुक टुक टुक, जैसे घोड़ा दौड़ता है ना ऐसे, डुक 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 डुक, इस टाइप की, इसको कहते हैं S3 गैलप रिदम, ठीक है, गैलप रिदम। पल्सस ऑल्टरनेटस भी हमें यहाँ पे दिखाई देगा। बट इस पल्सस ऑल्टरनेटस इज लाइक एक सिंगल करेक्ट पल्स आफ्टर डेट अ लिटिल डिमिनिश्ड पल्स। तो ऐसे जब होता है पल्सस तो डेट इज कॉल्ड पल्सस ऑल्टरनेटस। बस याद रखो गाइस, इतना इसके अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद वी विल ऑल्सो डिस्कस सम क्वेश्चंस, ठीक है। हार्ट फेलियर में एलवीएफ S3 प्लस, ठीक है, गैलप रिदम हमें दिखाई देगी, S3 गैलप रिदम दिखाई दे रही है, बाइलेटरल बेसल क्रेपिटेशंस दिखाई दे रहे हैं। दोबारा से डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज बाइलेटरल बेसल क्रेपिटेशन। सो एलवीएफ लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हुआ है तो वहाँ की वॉल्स नहीं काम कर रही हैं, तो क्या काम नहीं करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। चलो मैं आपको डायग्राम दिखाई देता हूँ। तो क्या यहाँ की वॉल्स नहीं काम कर रही हैं, ठीक है, तो लेफ्ट एट्रिया के अंदर यहाँ पे खून इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, यहाँ से हमारा देखो यहाँ पे इकट्ठा होते होते लंग्स तक इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, कंजेशन लंग्स तक चला जाएगा। सो लंग्स तक कंजेशन जाएगा तो लंग्स के कहाँ पे बैठेगा, अपेक्स में तो नहीं बैठेगा, बेस के अंदर बैठेगा। डेट्स वाई वी कॉल्ड इट बेसल, दोनों लंग्स के अंदर बैठेगा। बाइलेटरल बेसल क्रेपिटेशन। व्हाट इज क्रेपिटेशन, वहाँ पे खून जमा हो गया, लाइक पानी जमा हो गया है। तो पानी के अंदर जब भी हम फूंक मारते हैं, जब भी हम वी विल टेल पेशेंट कि आप एक लंबी सांस लो या फिर अच्छे से सांस लो, तो वहाँ पे हमें गुड़ की आवाज़ सुनाई देगी। व्हाट इज क्रेपिटेशन, जब आप स्ट्रो के अंदर, सॉरी पानी है ये, पानी के अंदर स्ट्रो से फूंक मार के देखोगे तो यू विल हियर अ साउंड गुड़ की, वो वाली उसको कहते हैं हम क्रेपिटेशंस। ओके, आई गेस ये यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन वी मूव ऑन टू आरवीएफ। आपको पता है हार्ट फेलियर इज इक्वल टू एलवीएफ। एलवीएफ अगर हुआ है किसी पेशेंट को, आरवीएफ होगा ही होगा, ठीक है।
तो हाई जेवीपी यहाँ पे दिखाई देगा, जुगुलर वेनस प्रेशर हमें दिखाई देगा, हिपैटोमेगैली दिखाई देगी, एसाइटिस दिखाई देगा, पेडल एडेमा दिखाई देगा। ओके, ये कुछ हमारे वो थे। एक और चीज थी गाइज, हिपैटोजुगुलर रिफ्लेक्स भी हमें दिखाई देगा, ये याद रखना। यहाँ पे क्या दिखाई दे सकता है साथ में, हिपैटोजुगुलर रिफ्लेक्स। ओके, अब इन्वेस्टिगेशन करनी है। व्हाट यू विल डू इन इन्वेस्टिगेशन, वी विल लुक फॉर BNP। व्हाट इज BNP? BNP इज ब्रेन नेटियूरेटिक पेप्टाइड। ओके, ये मार्कर होता है हमारा हार्ट फेलियर का मेनली। ये कहाँ से रिलीज होता है, ये है आपका हार्ट, ठीक है। तो ये जो वेंट्रिकल की वो होती है ना वॉल्स, वहां से आपका रिलीज होता है BNP, ठीक है। रिलीज्ड बाय वेंट्रिकल वॉल्स। ये क्या करता है, दिस कोज वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन वेसोडाइलेशन। प्लस किडनीज को कहता है प्लीज 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 पानी को भी जाने दो, थोड़ा सोल्ट भी एक्सक्रीट कर दो। क्या एक्सक्रीट कर दो, वाटर प्लस सोल्ट किडनीज के थ्रू बाहर जाने दो, ताकि ब्लड का वॉल्यूम कम हो सके। ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर ऑटोमेटिकली सिम्टम्स कम हो जाएंगे, ठीक है। बट यू कैन से यार हार्ट इज लाइक अ पंप, ठीक है, पानी का पंप, मोटर, वाटर मोटर, ठीक है, जो आपके घर में लगी होती है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी ब्लड को इधर उधर से करने के लिए एक पानी का पंप लगा हुआ है, हार्ट। अगर हमारा हार्ट है, लेट्स से हमारा हार्ट जो है या फिर कह लो ये पंप जो है, ठीक है, पंप और हार्ट, पहले कैपेसिटी थी इसकी गाइस लगभग 8 लीटर वाटर इधर से उधर करने की, ठीक है। 6 to 8 लीटर वाटर ये ऊपर नीचे कर देता था, ठीक है, पंप कर देता था। अब इसकी बढ़ के हमारी हो गई है, घट के हो गई है 4 to 5 लीटर की, ठीक है, वाटर की कैपेसिटी। जो हमारा ये 3 लीटर का हमारा जो ये है, क्या कहते हैं, अगर हम इसी पंप को, जिसकी कैपेसिटी इतनी रह गई है, अगर मैं उसको यहाँ पे 3 लीटर का जो हमारे डिफरेंस है इतने ज़्यादा पे चलाऊंगा तो ऑफकोर्स मोटर खराब हो जाएगी। ऐसे ही आपका हार्ट फेलियर हो जाएगा और भी ज़्यादा, मतलब और भी ज़्यादा आपको इसके अंदर सिम्टम्स हाई होते मिलेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, तो अगर किसी के अंदर ज़्यादा, हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम ब्लड लॉस करवा देते हैं, सिंपल सा। तो ब्लड लॉस अगर हम करवा देंगे, ब्लड लॉस का मतलब वाटर लॉस अगर हम करवा देंगे, तो वाटर लॉस की वजह से ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ईजी हो जाएगा हमारे हार्ट के लिए, किसी भी पंप के लिए वाटर को फ्लो करवाना, ठीक है। आई गेस आप मेरा समझ गए होंगे कि व्हाट आई वांट टू से। सो BNP मार्कर ऑफ हार्ट फेलियर, हम एक ब्लड टेस्ट करेंगे, उसके अंदर वी विल चेक BNP हमें वहां पे हाई मिलेगा, बिकॉज इट इज सिक्रेटेड बाय हार्ट वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल वॉल्स से ये वो होता है। ऑफ कोर्स वी कैन ऑल्सो लुक फॉर हाई NT-proBNP, देयर इज ऑल्सो मोलिक्यूल NT-proBNP, वी कैन ऑल्सो लुक फॉर इट, ठीक है, सिंपल सा है। तो मैंने आपको बताया नेट्रियूरेसिस करेगा, डेट इज किडनी को कहेगा, पहले तो वेसोडाइलेशन भी करेगा साथ में। फर्स्ट थिंग इज वेसोडाइलेशन, सेकंड थिंग इज किडनी को ऑर्डर देगा प्लीज पानी जाने दो थोड़ा सा, और साथ में उसके साथ थोड़ा सा आपका सोल्ट भी जाने दो, ताकि ब्लड का वॉल्यूम जो है कम हो जाए, ठीक है। तो गाइस BNP को है ना एक ये आपका ये देखो नेप्रिलाइसिन नाम का मॉलिक्यूल होता है जो BNP का ब्रेक डाउन करवा देता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक BNP एनालॉग बना लिया, एक दवाई बना ली नेसिट्राइड करके, ये मॉलिक्यूल। अगर ये हम किसी भी पेशेंट को देंगे, ठीक है, नेसिट्राइड को हम किसी भी पेशेंट को देंगे, तो ऑफ कोर्स BNP हाई होगा। BNP एक तो देखो पहले से वेंट्रिकल्स रिलीज कर रहे हैं, प्लस हमने ये मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक है। तो क्या होगा, BNP हाई होगा तो सिम्टम्स कम होंगे, पेशेंट विल फील वेल, अच्छा लगेगा पेशेंट को, ठीक है। पर क्या है, नेप्रिलाइसिन जो है वो इस BNP को भी कर रहा था, अगर हम ये मॉलिक्यूल करेंगे तो इसको भी ब्रेक डाउन कर देगा। तो यहां पे हम इसका नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर दे सकते हैं, डेट इज सेक्यूबिट्रिल, ठीक है। तो हम ये दोनों मेडिकेशन साथ में देते हैं, तो ये दोनों मेडिकेशन जब साथ में देंगे तो BNP ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी गाइज आप थोड़ा सा याद रखो। उसके बाद इको करेंगे गाइस, LVH दिखाई देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। हमने है ना एक जगह और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी पढ़ी थी कि हम कैसे पता लगा सकते हैं अगर हमारे पास इको की मशीन ना हो।
ठीक है, वो है गाइज हमारा बाय सोकोलोव प्रिंसिपल। याद आया कुछ? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था सोकोलोव प्रिंसिपल। उसमें क्या करते थे, V1 एस वेव के अंदर, V1 वाली जो लीड है उसके अंदर एस वेव की एम्पलीट्यूड देख लेंगे, प्लस V5 जो लीड है उसके अंदर आर वेव की एम्पलीट्यूड देख लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। 35 से अगर ज़्यादा है, बाकी ये सीजी के अंदर हम पढ़ेंगे, बट अगर 35 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है 99% चांस है कि एलवीएच हो चुका है। अगर नहीं, अगर उसके बाद अगर इको के अंदर नहीं मिलता है तो इसका मतलब आपने ईसीजी अच्छे से नहीं करी है। ठीक है, सो एलवी डिसफंक्शन दे सकता है हमें यहाँ पे, इजेक्शन फ्रैक्शन हमें कम दिखाई देगा इको करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद गाइज न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन ने एक स्टेजिंग दी है, NYHA न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन स्टेजिंग फॉर डिस्पनिया। डिस्पनिया क्या होता है, व्हाट इज डिस्पनिया? डिस्पनिया इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो गाइज इसके 4 आपकी स्टेजिंग है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ठीक है, अब चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। व्हाट इज स्टेज 1? स्टेज 1 के अंदर नो लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब एक पेशेंट है, अगर मैं उसको कहूँ कि भैया जाओ दौड़ो, ठीक है, और या फिर ब्रिक्स वॉकिंग करो, उसको डिस्पनिया नहीं होता है। ठीक, तो व्हाट वी कैन से वो स्टेज 1 के अंदर आता है। नो लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं है उसको, मैं चाहे 4 फ्लोर सीढ़ियों की चढ़ा दूं और 5 फ्लोर सीढ़ियों की चढ़ा दूं, ही कैन ईजिली डू दिस फिजिकल एक्टिविटीज। स्टेज 2 के अंदर स्लाइट लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, और यू कैन से एक लॉन्ग वॉक के ऊपर अगर मैं भेजूं, ही विल डेवलप डिस्पनिया लॉन्ग वॉक और मे बी 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर, मतलब 2 मंजिल ऊपर अगर मैं उसको भेजूं सीढ़ियों के रास्ते, ठीक है, स्टेयर्स के रास्ते 2 मंजिल, ठीक है, प्लस लॉन्ग डिस्टेंस, अगर उसके बाद ही इज हैविंग डिस्पनिया, डेट इज सेकेंड क्लास। ठीक है, उसके बाद आता है गाइस थर्ड, हमारे थर्ड वाली आती है। ठीक है, थर्ड के अंदर क्या है, मार्क लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। 2 के अंदर क्या था, 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स। थर्ड के अंदर क्या है, 1 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ठीक है, 2 के अंदर क्या था, लॉन्ग डिस्टेंस पे। थर्ड स्टेज के अंदर क्या है, थर्ड स्टेज के अंदर है शॉर्ट डिस्टेंस पे। ठीक है, फोर्थ स्टेज के अंदर क्या होगा, डिस्पनिया एट रेस्ट, बैठे बैठे से सांस आ रही है। ठीक है, सो डेट इज फोर्थ स्टेज। ठीक है, सबसे पहली बात मैं बता दूंगा इस, ये यहाँ पर से यहाँ पर जाना जो है ये 1 साइडेड है, आप इसको ऐसे वापस नहीं लेके जा सकते। अगर कोई फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में आ गया है, फिर थर्ड स्टेज में आ गया है, तो थर्ड स्टेज तक हम उसको रोक सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, बट वापस हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद गाइस एक और है, स्टेजेस ऑफ हार्ट फेलियर अलग से है एक। ठीक है, वो तो हमने क्लासेस भरी यहाँ पे कि कौन सी ये न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन है, जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं वो एक अलग है। उसके अंदर देखो गाइज मैंने यहाँ पे कितना अच्छा आपके लिए डायग्राम बना रखा है। सो स्टेज ए के अंदर रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखो मैंने लिखे हुए यहाँ पे, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डायबिटिस मेलिटस, फैमिली हिस्ट्री। यू नो, अगर आपके माता पिता या किसी को भी आपकी फैमिली के अंदर किसी को भी कोई हार्ट की बीमारी है, प्रॉब्लम है, बीपी है इवन, तो आप भी गाइस स्टेज ए के अंदर आते हो तो अपना ध्यान रखा करो थोड़ा सा। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो एग्जाम पे, एग्जाम तो हो जाएगा, एग्जाम का क्या होता रहता है। रिस्क फैक्टर सब में प्रेजेंट होगा, यू कैन से प्रेजेंट इन ऑल। ठीक है, सब में प्रेजेंट है। इको चेंजेस स्टेज ए के अंदर नॉर्मल मिलेंगे गाइस। ठीक है, स्टेज ए के अंदर क्या मिलेंगे, नॉर्मल, बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप इको करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको देखने को, क्लिनिकल फीचर्स नहीं मिलेंगे। NYHA की क्लासिफिकेशन कौन सी आती है, क्योंकि सिम्टम तो है नहीं, सिम्टम नहीं है तो NYHA की क्लासिफिकेशन फर्स्ट आएगी। स्टेज बी के अंदर आपको थोड़े बहुत इको के अंदर सिम्टम्स दिखाई देनी स्टार्ट होंगे। ओके, यहाँ पे भी क्लिनिकल फीचर्स नहीं है, तो इसका मतलब डिस्पनिया नहीं है, तो NYHA की कौन सी क्लास आएगी, क्लास 1, सिंपल। ठीक है, उसके बाद गए स्टेज सी के अंदर क्या है, स्टेज सी के अंदर आपका देखो ये तो सबके अंदर प्रेजेंट है रिस्क फैक्टर, तो आपका इको के अंदर चेंजेस भी दिखाई देगी, थोड़ा डिस्पनिया स्टार्ट हो गया, बट डिस्पनिया की कौन सी कैटेगरी, 2 और सेकंड। सो NYHA की क्लासिफिकेशन सेकंड एंड थर्ड, दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं, सेकंड एंड थर्ड को कैसे डिवाइड करेंगे। सेकंड कौन सी होगी, लॉन्ग डिस्टेंस। थर्ड कौन सी होगी, शॉर्ट डिस्टेंस पे।
ठीक है, डिस्पनिया। उसके बाद लॉन्ग के बाद कितनी फ्लाइट्स, 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स, यहां पे जस्ट 1 फ्लाइट ऑफ स्टेयर। ठीक है, अब तो याद हो जाएगी अच्छे से, अब तो इसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद गाइस स्टेज डी इज रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर, कंप्लीट हार्ट फेलियर हो चुका है इधर गाइस, डिस्पनिया ट्रेस्ट आ चुका है। डिस्पनिया ट्रेस्ट हमने किस में, क्लास 4 के अंदर हमने पढ़ा था इसको। ठीक है, NYHA की क्लास 4 के अंदर आता है। रिस्क फैक्टर तो होगा ही, इको चेंजेस तो ऑफ कोर्स होने ही होने हैं। ठीक है, ये रिफ्रैक्टरी होते हैं, पहले ही मैं बता देता हूँ, सॉरी ये ऐसे होते हैं, यहाँ पर से यहाँ नॉन वो होते हैं कि आप एक बार स्टेज ए से स्टेज बी जा सकते हो, स्टेज बी से सी जा सकते हो, बट इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, ये वापस नहीं आ सकते आप। ठीक है, अब इसके बाद गाइस बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर की, कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो हमने एक है ना हाइपरटेंशन में पढ़ा था ABCD, यहाँ पे हम पढ़ेंगे DCBA। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, DCBA, ABCD का उल्टा DCBA। ठीक है, सबसे पहला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो मैंडेटरी है, कंपलसरी ही है। लेस वाटर इनटेक, पानी कम पीना है, जो डॉक्टर कहते हैं कुछ भी हो जाए पानी पी लो 1 गिलास, यहाँ पे व्हाट यू हैव टू से, पानी कम पीना है, यू हैव टू ड्रिंक लेस वाटर और लेस सोल इनटेक। ओके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज कंपलसरी, डैश डाइट इज कंपलसरी है। ओके, now let's talk about drugs. DCBA, we can actually divide DCBA in 2 parts, DC and BA. Okay, let's first talk about DCBA, oh sorry, D के अंदर what we have, diuretics example furosemide। ठीक है, so diuretic what it will do, okay, diuretic furosemide it will like what, हिंदी में बता देता हूँ। तो क्या होगा, वाटर लॉस हो जाएगा आपका, वाटर लॉस होगा तो ब्लड आपका ऑलरेडी थोड़ा सा ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो हमारा ये सिम्टम कम करने में मदद करेगा। ऑल्सो देयर इज एन डायलेटर नाइट्रेट, दिस सेम इफेक्ट इज BNP भी यही वाला कर रहा था, याद आया क्या, ब्रेन नेट्रियूराइड पेप्टाइड, ये वाला ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ये सेम काम कर रहा था। ये सेम काम हमारे यहाँ पे डायरेटिक्स प्लस डायलेटर भी कर रहे हैं। ठीक है, वैसोडाइलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, डायरेटिक्स हमारा ब्लड का वॉल्यूम कम करने में मदद कर रहा है। ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट सी के अंदर क्या आता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हाई करनी है। क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, वेंट्रिकल्स की जो मसल हैं दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्टेड नाइसली, तो उसकी वजह से ही तो प्रॉब्लम आ रही है। इफ वी विल गिव अ ड्रग जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी थोड़ा सा अच्छे से ढलकना स्टार्ट हो जाए हार्ट, देन प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। बट इससे क्या हो सकता है, इससे अरेदमिया हो सकता है। ठीक है, वो इतना टैकीपनिया के अंदर जा सकता है पेशेंट, अरेदमिया हो सकता है, डेट इज वेरी वेरी हाई चांस ऑफ मोर्टेलिटी। ठीक है, तो इस वजह से इसको अब यूज नहीं करते हैं, नॉट यूज्ड नाउ। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, DNC को देके हमने सिम्टम्स कम किए। ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, सी बेशक से हम यूज ना करते हो बट यू शुड नो अबाउट दिस। तो DNC से हमने क्या किया, सिम्टम्स कम किए। सबसे पहले कोई पेशेंट आता है, यू शुड गिव हिम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। कोई पेशेंट आता है आपका पेट दर्द से आता है, तो सबसे पहले उसका पेट दर्द कम करोगे, ना कि ये फाइंड लगाओगे कि भैया क्यों है कोज। पहले पेट दर्द ठीक करो, उसके बाद हम देखेंगे जो उसका रूट कोज है उसको ठीक करेंगे। पेट दर्द करना जरूरी है। आपके पास एक हार्ट फेलियर का पेशेंट है, उसको डिस्पनिया है, उसका डिस्पनिया ठीक करो पहले। ठीक है, इसके बाद गाइस आता है बी के अंदर मैक्स बेनिफिट हमें होगा, डेट इज बीटा ब्लॉकर से मेटाप्रोलोल। मैक्स बेनिफिट जितना मतलब जितनी भी है इसके अंदर, बीटा ब्लॉकर्स इज लाइक सुपर अमेजिंग ड्रग। ओके, यू ऑलरेडी नो मेटाप्रोलोल, लोल वाली जितनी ड्रग्स होती हैं दे आर बीटा ब्लॉकर्स। उसके बाद गाइज आती हैं एस इनहिबिटर्स। जैसे हमने बताया था, इफ समवन हैविंग हाइपरटेंशन, फर्स्ट आप क्या दोगे, उसके अंदर एस इनहिबिटर्स दोगे। सो एग्जांपल रेमिप्रिल, ARB भी आप दे सकते हो, लोसार्टन, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर, स्पाइनोलेक्टोन। यू कैन ऑल्सो गिव अर्नी इज द बेस्ट एक्चुअली में देखा जाए तो। अर्नी एक्चुअली 2 ड्रग्स को मिला के बनाया हुआ है, ARB के अंदर वॉल्सार्टन, NI इज नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर, एग्जाम्पल सेक्यूबिट्रिल। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, सेक्यूबिट्रिल NI का।
नेप्रिलाइजिन इनहिबिटर। ओके, पूछेंगे भैया कई लोग तो कि नेप्रिलाइसिन क्या था। नेप्रिलाइसिन ये था बीएनपी का जो ब्रेक डाउन कर रहा था, डेट इज नेप्रिलाइसिन। तो यहां पे पढ़ी थी हमने, आई याद? ठीक है, तो यहां पे दिस विल गिव अ वेरी गुड रिजल्ट। सो ए आर अर्नी, ए आर बी प्लस एन आई को हम कहते हैं अर्नी ड्रग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या दिया? सबसे पहले हमने दी गाइस हमारी डी एन सी, सिम्टम कम हो गए, उसके बाद हमने दी बी ए। ठीक है, तो ऐसे हमने स्टार्ट करना है। उसके बाद गाइस, इफ समवन हैविंग डायबिटीज मेलेटस, डायबिटीज भी है प्लस हार्ट फेलियर है, बट यू कैन गिव SGL2 इनहिबिटर, डेट इज कानाग्लिफनोजिन। कानाग्लिफनोजिन दे सकते हो आप, SGL2 इनहिबिटर। गाइस मैं आपको इससे भी ज़्यादा डीप में पढ़ा सकता हूँ, बट वी हैव सो मच, मतलब टाइम नहीं है हमारे पास, प्लीज़। ठीक है, अगर आपका कोई वो है तो आप अपने मेन नोट्स, या फिर मैं नहीं चाहूँगा, आप सिर्फ गूगल कर लेना। ठीक है, इस चीज़ को, SGLT2 इनहिबिटर्स को, ये आपको फिजियोलॉजी में आना चाहिए। ठीक है, अभी टाइम कम है, दिस इज अ काइंड ऑफ LRR, सो ज़्यादा कंसेप्ट के ऊपर हम नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ेंगे। हार्ट फेलियर प्लस आर्टरियल फिब्रिलेशन है किसी को, इफ समवन हैविंग हार्ट फेलियर प्लस आर्टरियल फिब्रिलेशन, डिगोक्सिन दे सकते हो आप उसको। ठीक है, आर्टरियल फिब्रिलेशन है वहां पे आप डिगोक्सिन दे सकते हो, बिकॉज वो हाई कॉन्ट्रैक्टिलिटी कर देगा। ओके, सो गाइस ये याद रखना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल सा इन चीज़ों को रट लो, फिलहाल समझने का टाइम अभी नहीं है। ओके, लेट्स जंप ऑन सम क्वेश्चंस। ओके, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए अब समझते हैं। एक मिनट वेट करना। ओके गाइस, सबसे पहला है आपके लिए, ऑल आर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर एक्सेप्ट। मैं आपको 5 तक गिनता हूं, आप तब तक इसका आंसर सोच सकते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर एक्सेप्ट। रेस GVP बिल्कुल था इसका। ठीक है, इसके अंदर और क्या था? इसके अंदर पॉजिटिव हिपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स बिल्कुल था। पल्सेटाइल रिवर बिल्कुल था। क्या इंक्रीज PCWP था? ये मैंने आपका बनाया, ये मैंने आपका डायग्राम बनाया। ये राइट वेंट्रिकल की बात हो रही है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल की बात हो रही है यहाँ पे। अरे ये क्या है भाई, यहाँ पे ये खराब हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे राइट वेंट्रिकल फेलियर हो गया है। ठीक, और PCWP कहाँ था? PCWP था लेफ्ट एट्रियल के प्रेशर को, लेफ्ट एट्रियल के प्रेशर को हम PCWP भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका अगर यहाँ पर कंजेशन हो रहा है तो यहाँ पर ऑफ कोर्स ये घटेगा। ओके, बढ़ेगा नहीं। दिस इज, अगर यहाँ पे इन डिक्रीज PCWP होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट MCQ। अगर आपने सही बताया तो यू आर डूइंग गुड, यू आर गोना पास, अगर आपने इसका आंसर सही बताया तो। 70-year-old मेल पेशेंट विद डायबिटीज मेलेटस, उसको क्या है? डायबिटीज मेलेटस है, एंड हाइपरटेंशन है। ऑन रेगुलर मेडिकेशंस रिपोर्ट्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब डिस्पनिया है उसको। एंड ऑन एग्जामिनेशन रिवील्ड रेस जुगुलर वेनस प्रेशर, क्या है उसको? JVP। एक तो मेरा शायद पेन नहीं काम करता, तो JVP, हाई JVP। ठीक है, पॉजिटिव हिपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स, बेसल लंग क्रैकल्स, एंड लार्ज लिवर एसाइटिस एंड बाइलेटरल। अगर हमें सिर्फ, मैंने ये यहाँ पे पढ़ा होता, ये मैंने जब यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा था, रेस जुगुलर वेनस प्रेशर, आई एम थिंकिंग अबाउट राइट वेंट्रिकल फेलियर। ठीक है, राइट वेंट्रिकल फेलियर, RVF तक मेरा ध्यान जा रहा था, बट अब जा रहा है पॉजिटिव हिपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स यहाँ तक भी। बट बेसल लंग क्रैकर्स, दिस इज बेसल लंग क्रैकर्स, ये हमारा कौन सा है? लेफ्ट LVF का, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर का। एंड लार्ज लिवर, ये राइट वेंट्रिकल फेलियर का। बाइलेटरल पीडियलम में राइट वेंट्रिकल फेलियर। बट सिर्फ इस एक लाइन की वजह से दिस इज LVF, तो क्या हुआ है यहाँ पे? LVF की वजह से RVF हो चुका है।
सो व्हाट इज द प्रोविजनल डायग्नोसिस, डायग्नोसिस क्या बनेगा, पोर्टल हाइपरटेंशन बिल्कुल भी नहीं, मिट्रल नहीं, हार्ट फेलियर है गाइस इसका आंसर। ओके, नाउ दिस इज हाउ यू डू एमसीक्यूज। ओके, now let's move on to which of the following is not a radiological feature seen in left heart failure। तो इसके लिए मैंने दो फोटोज पहले ही करके रखी थी। ये गाइस दो फोटोज हैं आपकी। जब भी आपका मैं आपको बता देता हूं कि हमारा हार्ट फेलियर के अंदर गाइस एक चीज दिखाई देती है। ये देखो, ये नॉर्मल एक्सरे है, ठीक है, लंग्स का एक्सरे है। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मली यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये लाइंस दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी, ठीक है। दिस लाइंस और कॉल्ड कर्ली बी लाइंस, ठीक है, ये लाइंस जो है आपकी दिखाई दे रही हैं, दिस इज कॉल्ड कर्ली बी लाइंस। उसके बाद गाइस एक और चीज हमें यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि एडेमा हो चुका है पल्मोनरी एडेमा की वजह से, हम यहाँ पे एक बैट विंग अपीयरेंस दिखाई देगी, दिस इज कॉल्ड बैट विंग अपीयरेंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियोलॉजिकल फीचर सीन इन, क्या चीज नहीं दिखाई देती है हमें, ठीक है, उस चीज का हमें यहाँ पे पता लगाना है। सो कर्ली बी लाइंस बिल्कुल दिखाई देती है। इंक्रीज वेनस ब्लड इन लंग बिल्कुल दिखाई देता है, बिकॉज एडेमा हो रहा है। चेंज इन अपर लोब सर्कुलेशन होगा गाइस, बिकॉज एडेमा हो चुका है तो ऑफ कोर्स वो भी होगा। क्या नहीं होगा, फोकल ओलिगेमिया नहीं होगा, ठीक है, फोकल ओलिगेमिया नहीं होगा। व्हाट इज फोकल ओलिगेमिया, ठीक है, ये मतलब लेफ्ट हैंड, मतलब क्या बताऊं, मतलब एक सिंगल एक किसी फोकस के ऊपर आपको ओलिगेमिया मतलब लेस ब्लड आपको दिखाई दे वहां पे, वो उसको कहते हैं या फिर, ठीक है। इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं गाइस, गूगल कर लिया करो। अब आगे चलते हैं, हमारा काम है सिर्फ एक सही आंसर पता लगाना, ठीक। अ 65-year-old man present with recurrent episodes of nocturnal breathlessness and cough that wake him from sleep। 65-year-old मैन है with recurrent episode of nocturnal breathlessness and cough that will wake him from sleep। तो किसकी तरफ हम जा रहे हैं, दिस इज आई गेस हमने एक चीज पढ़ी थी, दिखाऊं क्या पढ़ा था हमने अभी हमने पढ़ा था इसकी तरफ, PND। PND क्या था ये, पैराक्सोमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया, ठीक है। तो नॉक्टर्नल ब्लेसनेट, तो यहाँ पे शायद PND है हमारे पेशेंट को, ठीक है। कफ डेट वेक हिम फ्रॉम स्लीप, कफ है, कफ किसके अंदर दिखाई देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के अंदर। एग्जामिनेशन शोड एलिवेटेड जुगुलर वेनस प्रेशर एंड S3 गैलप रिदम ऑन कार्डियक। इंक्रीज JVP RVF के अंदर होता है, S3 गैलप रिदम किस में होती है, LVF के अंदर। तो इनको कंबाइनिंग मतलब क्या है, ये हार्ट फेलियर है आपका, ठीक है। तो मतलब ये सेकेंडरी हुआ है, पहले हार्ट फेलियर मतलब LVF से फिर RVF हो चुका है इसको। विच बायोमार्कर इज सुटेबल फॉर कंफर्मिंग द डायग्नोसिस इन दिस केस, क्या है ये, क्या है ये, शायद थोड़ी सी दिक्कत हो गई, यहाँ पे लिख लेना BNP। क्या है ये, इतना इजी क्वेश्चन मैंने है ना ऊपर से नीचे तक तो ऐसे ही पढ़ा, जस्ट इफ आई हैव रीड दिस लास्ट लाइन, 1 मिनट में झटके में मेरे सामने आंसर आता, डेट इज BNP। सो करेक्ट आंसर इज BNP। ओके, कितना इजी लगता है ना, एक बार पढ़ लो अच्छे से कंसेप्ट के साथ। हाँ, अब आते हैं सबके मुश्किल सबसे घटिया क्वेश्चंस, दे आर फार्मा क्वेश्चंस। दिस इज फार्मा with medicine, this is how integrated medicine looks like। A patient has heart failure with ejection fractions below 40%। so ये कौन सा हो गया, ठीक है, this is heart failure with reduced ejection fraction, heart failure with reduced ejection fraction। once normal fluid volume is maintained, what is the preferred treatment regime। तो हमने पढ़ा था भाई साहब जी, क्या चीज हम दे सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हार्ट फेलियर का पेशेंट आता है, हार्ट फेलियर पेशेंट आता है, हमने पढ़ा था DCBA। सबसे पहले हम देते हैं DCBA टू डिक्रीज सिम्टम, ठीक है, सिम्टम्स को डिक्रीज करने के। BA हम किसके देते हैं, इंक्रीज मोर्टेलिटी, ठीक है, मोर्टेलिटी बढ़ाने के लिए। अब क्या है
यहाँ पे डीसी पहले ही दिए जा चुके हैं। वंस नॉर्मल फ्लूइड इज मेंटेन, नॉर्मल फ्लूइड मेंटेन हो चुका है, ठीक है, तो डायरेटिक नहीं देंगे हम, ठीक है, इसके अंदर सीसीबी नहीं देंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा फायदा हमें किस चीज़ के अंदर था, ए नहीं देंगे, A+B देंगे, बीटा ब्लॉकर्स की तरफ से हमें सबसे ज़्यादा फायदा था, ठीक है। अब पूछोगे कहाँ पढ़ा था जी, ये तो पढ़ाया ही नहीं था आपने, ये देखो ये पढ़ा रखा, लिखा हुआ है बीटा ब्लॉकर्स हम देंगे, इट विल गिव अस मैक्स बेनिफिट, ओके। सो इसके बाद 45 ईयर ओल्ड वुमेन विद NYHA क्लास 3, NYHA क्लास 3 के अंदर वी कैन से शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर हमारा उसको डिस्पनिया हो रहा है, या फिर 1 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ठीक है। एक्सपीरियंस ब्रेथलेसनेस, लेग स्वेलिंग है, इसका मतलब RVF है, एलिवेटेड पोटेशियम एट 5.5 एंड क्रेटिन एट 1.1 mg, विच मेडिकेशन इज अप्रोप्रिएट फॉर हर मैनेजमेंट, कौन सी होगी। 1 मिनट देता हूँ आपको समझने के लिए, क्योंकि मुझे भी समझना पड़ेगा ना 1 मिनट के अंदर कि क्यों, बट मैं आपको देता हूँ। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, चलो सोचो क्या होगा। RVF है, NYHA क्लास 3 है, ठीक है, एलिवेटेड पोटेशियम है गाइस, सोचो सोचो सोचो। एलिवेटेड पोटेशियम है, सबसे पहली चीज एलिवेटेड पोटेशियम है, क्या है, एलिवेटेड पोटेशियम है, ठीक है। इसके अंदर कौन सी एक ड्रग यूज होगी, कोई ऐसी ड्रग बताओ जो पोटेशियम को कम कर सके। स्पाइनोलेक्टोन बढ़ाएगी, डिगोक्सिन बढ़ाएगा, इनरपिल बढ़ाएगा, ठीक है, फिरोसमाइड जो है यहाँ पे घटाएगा, ठीक है। इसके अंदर सिंपल सी चीज़ है। तो गाइज इसके बाद आगे हम चलते हैं एक और पे, विच ड्रग among the following does not lower mortality rates in heart failure patient with reduced ejection fraction less than 40, सिंपल सा, ठीक है। दोबारा से देखेंगे हम कितना इजेक्शन फ्रैक्शन का यहाँ पर था, ठीक है, लेस देन 40, ठीक है। तो विच ड्रग ऑफ द अमोंग द फॉलोइंग डज नॉट लोअर मोर्टेलिटी रेट्स, कौन सी ड्रग है ऐसी जो मोर्टेलिटी रेट्स को नहीं वो करेगी, सॉरी क्या नाम है, डज नॉट लोअर बढ़ाएगी बल्कि उसको, कौन सी थी, एक ही थी गाइस, वी ऑल नो डेट, डिगोक्सिन ही एक ऐसी ड्रग है जो वो करेगी। डिगोक्सिन क्या करती है, डिगोक्सिन इस कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी करती है, सिम्टम तो लो कर देगी बट मोर्टेलिटी जो है वो बढ़ा देगी, ठीक है, लो नहीं करती है। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following, which of the listed feature is not typically observed in pulmonary hypertension on chest X-ray? चेस्ट एक्सरे पे ऐसे कौन से फीचर होंगे जो नहीं ऑब्जर्व होंगे हमारे पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ होगी, एनलार्ज सेंट्रल पल्मोनरी आर्टरी दिखेगी कतई, उसके बाद बिल्कुल दिखेगी, एनलार्ज सेंट्रल पल्मोनरी आर्टरी दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी ऑफ कोर्स। ये क्या लिखा है, प्रूनिंग ऑफ डिस्टल पल्मोनरी वस्कुलेचर, बिल्कुल ये भी होगा गाइस। मेरे को भी इसको गूगल सर्च करना पड़ेगा आपके लिए। व्हाट इज प्रूनिंग ऑफ डिस्टल इज द लॉस और रिमूविंग ऑफ ब्लड स्मॉल वेसल्स इन लंग्स। तो गाइज इसका मतलब है जो स्मॉल वेसल्स होती हैं, स्मॉल वेसल्स की रिमॉडलिंग हो जाना ऑफ कोर्स गाइस दिखाई देगा, ये भी हमें राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट बिल्कुल दिखाई देगा, आरवीएफ तो बिल्कुल दिखाई देगा। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। आपके सामने गूगल करना पड़ा, मैं भी नहीं हूँ इतना पढ़ा लिखा, सिंपल से ऐसे मान लेते हो आप। तो गाइस विच टेस्ट इज कंसिडर्ड इज डेफिनेटिव स्टैंडर्ड फॉर कन्फर्मिंग पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है, कौन सा ऐसा टेस्ट है बिल्कुल एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड और डेफिनेटिव स्टैंडर्ड कह सकते हो, डेफिनेटिव स्टैंडर्ड फॉर कन्फर्मिंग पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है।
गाइस एको नहीं, थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, एक्चुअली इट्स राइट हार्ट कैथराइजेशन। ठीक है, मतलब कैथेटर यूज़ करके तो क्या होता है, कैथेटर यूज़ करके हम देख सकते हैं कि भैया क्या है क्या नहीं है, बट इकोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक्सरसाइज टेस्ट, दे आर इज स्क्रीनिंग टेस्ट ज़्यादा हैं ये, देज आर स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक, राइट हार्ट कैथराइजेशन इट्स लाइक डेफिनेटिव कंफर्म अगर आपको करना है, बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है नहीं है, उसके लिए ये वाला आप यूज़ कर सकते हो। अब आगे, 32-year-old वुमेन रिपोर्ट्स प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस, टायर्डनेस एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग एक्सर्शन। वुमेन है, प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस है, डिस्पनिया है, मतलब क्या है, डिस्पनिया है, टायर्डनेस, ठीक है, फटीग है उसको, मतलब कुछ तो हार्ट के साथ प्रॉब्लम है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग एक्सर्शन, एक्सरसाइज के दौरान है, एंड auscultation revealed P2 sound and pulmonary functions showed received DCLO alone. ठीक है, फैमिली हिस्ट्री इज पॉजिटिव विद BMPR2 जीन म्यूटेशन कंफर्मेशन, विच ट्रीटमेंट इज which treatment is most appropriate for her suspected condition। बताओ भाई, कौन सी ऐसी ड्रग दे दी हमने, क्या ऐसा दे दिया जिसकी वजह से उसको ये चीज़ हो चुकी है, बताओ बताओ। देखते हैं, शी इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ हार्ट फेलियर। ठीक है, यहाँ पे उसको एक्सर्शन के दौरान डिस्पनिया भी है। ठीक, हमें ये नहीं बताया किस लेवल का डिस्पनिया है, ये तो नहीं पता है हमें। तो BMPR2 जीन म्यूटेशन है इसके अंदर, यहाँ पे कंफर्मेशन है वो तो पक्की। तो एक सिंपल सा है, चलो मुझे भी नहीं पता व्हाट इज़ BMPR2 जीन, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, DLCO लोन नहीं पता। ये शब्द को चलो मैं यहाँ पे ऐसे, पता है मैंने ये इसलिए रखा है, कुछ ऐसे होते हैं कि हमें नहीं आते हैं। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, इसको भी हटा दिया। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या उसको एग्जैक्टली यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस उसकी ये कंडीशन के अंदर ब्रोंकोडाइलेटर है। ठीक है, क्या ब्रोंकोडाइलेटर की वजह से हुई होगी? नहीं, ब्रोंकोडाइलेटर की वजह से तो नहीं हुई होगी। ठीक है, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, मैं भी पागल हो गया हूँ। तो क्या ब्रोंकोडाइलेटर उसको हेल्प करेंगे इधर? बिल्कुल भी नहीं, हेल्प नहीं करेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड इनहिबिटर करेंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करते हैं उसको, नाइट्रिक ऑक्साइड गाइस आपका डायलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर डायलेशन को हम इनहिबिट करेंगे, ये करेंगे हेल्प? बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे। इम्यूनोसप्रेसेंट्स हेल्प करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। क्या उसको हेल्प करेंगे? दैट इज वेसोडाइलेटर, वेसोडाइलेटर विल हेल्प। हमने यहाँ पे क्या देखा इसके अंदर, प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस है, डिस्पनिया है, ठीक है, फटीग है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग एक्सर्शन है, ऑस्कल्टेशन रिवील सेंचुअर्ड P2 साउंड, पल्मोनरी फंक्शन शो रिड्यूस DL। देखो हमने इन दो शब्द का मतलब भी नहीं पता है, बट हमें पता है हार्ट फेलियर किसी टाइप का, चाहे वो LVF हो, RVF हो। ठीक है, इसको जहाँ तक LVF है, LVF के अंदर क्या होगा, ब्रोंकोडाइलेटर हेल्प करेंगे, इतनी नहीं कर पाएंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड इनहिबिटर नहीं हेल्प कर पाएंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट्स नहीं हेल्प कर पाएंगे, वेसोडाइलेटर हेल्प करेंगे यहाँ पे। तो दिस इज हाउ यू डू अ क्वेश्चन जिसका आपको नहीं पता हो। ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता, पता मैंने यहाँ पे क्यों रखा, ताकि मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। ठीक है, मैं भी गाइस पहली बार ही देख रहा हूँ इनके आंसर, गलत हो तो प्लीज़ माफ़ करना मेरे को। An 80-year-old man reports headache and dizziness. Multiple ambulatory blood pressure reading shows 150/74. What is the most likely? कौन सा है उसको? डायग्नोसिस कौन सा है गाइस, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? सबसे पहली बात देखे हैं 150/74 है, ये नॉर्मल है। क्या सिस्टोलिक नॉर्मल है? नो। तो कौन सा है? आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। मेरे को दूसरे ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, A 60-year-old man with grade 2 hypertension and a 9-year history of diabetes requires what target blood pressure? डायबिटीज मेलेटस है प्लस, ठीक है, हाइपरटेंशन है, हमने अभी पढ़ा था। देखो दिखा देता हूँ, मानेंगे नहीं बच्चे, बोलेंगे पढ़ाया नहीं जी। देखो यहाँ पे पढ़ा था, क्या लिखा, हाइपरटेंशन प्लस डायबिटीज मेलेटस। यहाँ पे क्या करना है, 130 से कम और 80 की रेंज में लेके आना है। यहाँ पे 80 से कम, ठीक है, 130/80 से कम लेके आना है।
कहाँ गया जरा, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, 130 से कम है नहीं, ये 130 से कम जरूर है, पर यहाँ पे 80 से ऊपर है, तो ये वाला होगा आंसर, ठीक है। 130 से कम है, 80 से कम है, सो आंसर इज सी, सिंपल। 30-year-old male experiences abrupt headaches, rapid heartbeat, and excessive sweating with prior similar episodes and elevated BP during attacks. चलो इसको डिकोड करते हैं। 30-year-old male experience abrupt headache, rapid heartbeat, tachycardia है उसको, excessive sweating, ठीक है, excessive sweating है उसको, with prior similar episodes and BP, hypertension है उसको। 24 urine sample मेटानेफ्रिन लेवल इज हाई, व्हाट इज द प्रोबेबल कोज, क्या होगा, मेटानेफ्रिन लेवल्स काफ़ी हाई हैं, क्या इसके अंदर कोज होगा, सोचो सोचो सोचो। मैं भी देख लेता हूँ तब तक आंसर, सही आंसर, ताकि मुझे ही पता चले। बताओ। 24 आवर यूरिन मेटानेफ्रिन जो है, मेटानेफ्रिन लेवल इज हाई, किस में होता है मेटानेफ्रिन लेवल हाई, फियोक्रोमोसाइटोमा में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा, और फियोक्रोमोसाइटोमा का एक ट्राइड होता है, ठीक है, एक याद रखना, ट्राइड होता है। ऐसा मत सोचो मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी देख देख के बोल रहा हूँ आपका। डेट इज पाल्पिटेशन, ठीक है, पाल्पिटेशन होता है, हेडेक होता है, एंड प्रोफ्यूज स्वेटिंग। तो सिंपल सा है, कोई पेशेंट आया, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, कोई पेशेंट आया आपके पास, स्वेटिंग हो रही है उसे बहुत, एकदम पसीने पसीने के अंदर आया, बहुत सर में दर्द हो रहा है, एंड पैल्पिटेशन हो रही है एकदम एकदम, तो क्या है उसको, फियोक्रोमोसाइटोमा। यहाँ पे उसका प्रोबेबल कोज क्या है, आप सबसे पहले क्या करोगे, मेटानेफ्रिन लेवल्स हाई देखोगे, ब्लड टेस्ट आप सॉरी यूरिन टेस्ट कराओगे, उसके अंदर मेटानेफ्रिन लेवल्स देखोगे, अगर वो हाई है तो क्या चीज़ होगी, हमारा फियोक्रोमोसाइटोमा। तो दिस इज कॉल्ड गाइस इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ठीक है। ये एंडो प्लस कार्डियो आपसे पूछ ली, डेट्स वाई आई ऑलवेज से इंटीग्रेटेड करके पढ़ो मेडिसिन, that will really helpful. So guys, this was the part 1 of cardiology. हमने 3 चैप्टर्स इसके अंदर पढ़े, हाइपरटेंशन और आरवीएफ, एलवीएफ एंड हार्ट फेलियर, ठीक है। अब मिलते हैं गाइज, अगर आपको ये पसंद आया हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, अगर आपको कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, क्वेरी हो, कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन हो, आप इसको कमेंट कर सकते हो। एंड गाइज मिलते हैं आपसे थोड़े दिनों के अंदर पार्ट 2 के अंदर। ओके बाय।